स्वागत है आप सभी का संपूर्ण रिवीजन सीरीज में। मैं शुभि त्रिपाठी आपको करवाऊंगी डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस और उनसे जुड़े सभी टॉपिक्स को भी डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल स्टडीज विद एग्जाम ओरिजिनल्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण रिवीजन सीरीज। आई एम शुभि त्रिपाठी और आज हम कवर करेंगे जुलाई 21 के करंट अफेयर्स का सेकेंड लेक्चर। ओके, कवर पेज में ज़रूर ये फर्स्ट लेक्चर दिख रहा है, पर ये सेकेंड लेक्चर होगा क्योंकि थोड़ा सा एडिटिंग का इशू है, तो वो बाद में ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से शायद कुछ लोगों को फर्स्ट लेक्चर उतना इफेक्टिव नहीं लगा हो, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा हो, पर मैं कोशिश करूँगी कि आज के लेक्चर और आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सब थोड़े से इंटरेस्टिंग हो, जिससे थोड़ा पढ़ने में भी मज़ा आए और आपका रिविज़न भी अच्छा हो जाए। ठीक है, और इस वीडियो को या आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगी। जैसे कि मैंने आपसे कल के ही लेक्चर में कहा था कि हमारे पास टाइम अब लिमिटेड है और हमें क्विक रिवीजन करना है, और जो कि हम जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको क्विक ही करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, और आगे आने वाली स्लाइड्स में हम कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे और अगर जहाँ ज़रूरत लगी तो टेक्निक्स की मदद से हम चीज़ों को याद भी करेंगे। ओके, ठीक है, तो शैल वी प्रोसीड, बढ़े आगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ दिल्ली एम्स या दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। विश्व के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थानों की सूची में दिल्ली एम्स या दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का कौन सा स्थान है? तो बताइए कौन सी रैंक मिली है दिल्ली एम्स को? बताइए बताइए, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? द आंसर इज 23rd, 23वां स्थान मिला है। किसे? दिल्ली एम्स को, सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थानों की सूची में। ठीक है, according to the CEO World Magazine, 6 medical colleges from India have secured this position. क्या होता है CEO World Magazine? क्या होती है? कभी नाम सुना है आपने, टर्म सुना है? CEO वर्ल्ड मैगजीन दुनिया की सबसे रेप्यूटेड बिजनेस मैगजीन है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म भी है। मान लीजिए जैसे हमारा इंडिया है ना, अगर हमारे इंडिया में कोई भी स्टेट में या कोई भी यूटी में कोई अच्छी चीज़ें हो रही हैं या हिस्ट्री क्रिएट करने वाली कोई बात हुई है या किसी ने टॉप किया है, अब भले वो वेलफेयर में टॉप किया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने टॉप किया है, किसी इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है, तो उसका आर्टिकल पब्लिश किया जाता है, या तो न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे या तो मैगजीन्स में पब्लिश किया जाता है ना। वैसे ही CEO वर्ल्ड मैगजीन पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव से, पूरी दुनिया में हो रहे जितने भी अच्छे काम होते हैं या किसी कंट्री ने किसी में टॉप किया है, अब जैसे यही है 100 मेडिकल कॉलेजेस, पूरे दुनिया के 100 मेडिकल कॉलेजेस में जो टॉप आए हैं, जो 100 मेडिकल कॉलेजेस जिन्होंने टॉप किया है, उनकी बेस्ट फैसिलिटी के लिए उसमें हमारे इंडिया के 6 मेडिकल कॉलेजेस भी इंक्लूडेड है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको और डिटेल में देखना है तो फोर्ब्स मैगज़ीन जो है, फोर्ब्स मैगज़ीन आई थिंक सभी ने सुना होगा, उसमें भी आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, या तो किसी के आर्टिकल पब्लिश होते हैं या किसी के ऊपर आर्टिकल पब्लिश होते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल MS धोनी पे हुआ था, विराट कोहली के ऊपर हुआ था, अभी हाल ही में अमन गुप्ता जो को फाउंडर हैं बोट्स ग्रुप के, उनके ऊपर हुआ है, समीर मेहता के साथ। कौन है वैसे देखा जाए तो अमन गुप्ता, वैसे किससे फेमस हुए हैं ये एकदम? ही इज़ वन ऑफ द 5 शार्क्स इन द शार्क टैंक। शार्क टैंक देखते थे आप लोग? ये उससे है ना, ये उसमें आते थे। तो बोट्स के जो को फाउंडर है, अभी इनका भी हाल ही में फोर्ब्स में आर्टिकल पब्लिश हुआ है। ठीक है, हिंदी में देखें तो दुनिया भर के शीर्ष 100 सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजेस में भारत के 6 मेडिकल कॉलेजों ने मान्यता प्राप्त की है। ठीक है, पर टॉप किसने किया है? पूरे वर्ल्ड में से टॉप किसने किया है? US बेस्ड जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन। US बेस्ड जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन ने
टॉप किया है विद द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 99.6 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ अनवील्ड ऑपरेशन प्रवाह, अ फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑपरेशन प्रवाह किस अंतर्राष्ट्रीय अड्डे ने, हवाई अड्डे ने बाढ़ शमन परियोजना ऑपरेशन प्रवाह का अनावरण किया है? बताइए, ये चारों ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, पर किसने किया है? तो थोड़ा एक लॉजिक लगाइए कि ऑपरेशन प्रवाह किससे रिलेटेड है? फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट है। फ्लड मतलब बाढ़। अब बाढ़ कहाँ आ सकती है? लैंडलॉक्ड एरिया में तो आ नहीं सकती है, तो कहाँ पर आएगी बाढ़? कोस्टल एरियाज़ में आएगी। तो इन एयरपोर्ट्स में से जो भी कोस्टल एरिया में हैं, आप पहले तो उससे गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए फिर? राइट आंसर बताइए क्या होगा? द राइट आंसर इज कोचिन, कोची। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ अनवील्ड ऑपरेशन प्रवाह, अ फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट। देखते हैं आगे। द कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड लॉन्च्ड ऑपरेशन प्रवाह, अ मल्टी फैसेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी जो CIAL है, यानी कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, उन्होंने बाढ़ को रोकने के लिए और बाढ़ से बचने के लिए पहले बहुत से प्रोजेक्ट्स निकाले हैं, बहुत से प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, पर अब वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ कोलैबोरेट करके इससे बचना चाहते हैं, या बाढ़ से प्रिवेंट, है ना, प्रिवेंशन फ्रॉम फ्लड। तो बाढ़ को अब इनके साथ मिलके रोका जाएगा। कहाँ? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और उससे जुड़े या उसके आसपास के एरिया में जितनी भी पंचायत हैं, है ना, वहाँ के एरियाज़ में भी इसको रोका जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? और अगर देखा जाए तो इसको याद करने का एक और तरीका है, फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़ होती है ना। अब बाढ़ शांत तरीके से तो आती नहीं है, बाढ़ एकदम तेज़ी से आती है, एकदम फ्लो के साथ आती है, बहाव के साथ, तेज़ बहाव के साथ आती है, तेज़ फ्लो के साथ, प्रवाह के साथ। तो फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन प्रवाह से रिलेटेड है। एक ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कौन सा फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो वो क्या होगा? ऑपरेशन प्रवाह होगा, है ना। अब ये ऑपरेशन प्रवाह है, फ्लड से रिलेटेड है, तो बाढ़ है। अब बाढ़ कौन से एरियाज़ में आती है? कोस्टल एरियाज़ में आती है। तो कोचिन कहाँ पर है? केरला में है, एकदम कोस्टल एरियाज़ में ही है ना। तो यहाँ पर हमेशा बाढ़ आती रहती है। तो इससे बचने के लिए कोलैबोरेशन किया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने, किसके साथ? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, तो आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं। अच्छा, यहीं पर ही मेरा पहला क्वेश्चन आएगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि बताइए वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से शहर या कौन से राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ओके, इन विच सिटी और इन विच स्टेट और इन विच UT द वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कहाँ बताएंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बीइंग बिल्ट? इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अब कहाँ बनाया जा रहा है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? ये तो पुराना क्वेश्चन है, आप लोग को शायद पता भी होगा, बताएं। राइट आंसर इज जयपुर। जयपुर में इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने किसको? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 100 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ग्रांट किए हैं। 100 करोड़ रुपए का या 100 करोड़ रुपए का राशि अनुदान किया है। किसके लिए? भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए। और ये कहाँ पर बनेगा? जयपुर में बनेगा। इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी होगी? 75,000 होगी। ठीक है, अब अगर ये सेकंड लार्जेस्ट है तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था या
फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है। ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट है। ओके, और इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 1,32,000। 1,32,000 है। 1,32,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। और इसका उद्घाटन, इसका इनॉग्रेशन फरवरी 2021 में किया गया था। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट बोल्ड बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट? प्रोजेक्ट बोल्ड किसने लॉन्च किया है? ठीक है, उससे पहले आप इसकी ज़रा टर्म समझने की कोशिश करिए कि क्या होता है ये बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। ओएसिस का मतलब क्या होता है? ओएसिस ऑन लैंड्स, बैम्बू तो चलो समझ में आ गया, बांस। ओएसिस ऑन लैंड्स का क्या मतलब होता है? ओएसिस ऑन लैंड्स मीन्स सूखी ज़मीन या सूखा एरिया या रेगिस्तान वाली ज़मीन में वो फर्टाइल पार्ट, वो उपजाऊ जगह जहाँ पर पानी का कंटेंट है ना, जहाँ पर पानी कई हद तक मौजूद है और आप वहाँ पर कुछ उगा सकते हैं, है ना, उसको कहते हैं ओएसिस ऑन लैंड्स। तो ये प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? मतलब ऐसी बंजर ज़मीन में, ऐसी सूखी और रेतीली रेगिस्तान वाली ज़मीन में बांस को उगाने का प्रोजेक्ट, ये किसने लॉन्च किया है? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? बताइए, बताओ बताओ। द राइट आंसर इज बी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? उदयपुर के निचला मांडवा गांव में, राजस्थान के उदयपुर के निचला मांडवा गांव में इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर 5,000 पौधे, 5,000 पौधे या 5,000 सैपलिंग्स लगाई जाएंगी आई एम सॉरी, स्पेशल बैम्बूज की, है ना, यानी स्पेशल बैम्बूज की जो प्रजातियां हैं, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, उनके 5,000 पौधे लगाए जाएंगे। और वो कौन सी प्रजातियां हैं? बैम्बूसा टुल्डा एंड बैम्बूसा पॉलीमॉर्फा, आई एम सॉरी, बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा पॉलीमॉर्फा। ठीक है, इसको कितने एरिया में लगाया जाएगा? 16 एकड़ में, लगभग खाली ग्राम पंचायत भूमि में इसे लगाया जाएगा। जो इस गांव की जितनी भी ग्राम पंचायत की जो 16 एकड़ की सूखी खाली वैकेंट एरिड रीजन जितना है, वहाँ पर ये 5,000 पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा समझिए कि बैम्बू को ही क्यों, कोई और पौधे क्यों नहीं, बैम्बू को ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि बैम्बू की क्वालिटी होती है कि वो सूखी ज़मीन में भी लग सकता है या वो कम पानी में भी लग सकता है। इसमें पानी को खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है ना, और ये जल्दी बड़े भी हो जाते हैं। ये 3 साल के अंदर बहुत बड़े हो जाते हैं और ये हार्वेस्ट लायक हो जाते हैं। मतलब 3 साल या 3 साल के बाद आप इनकी कटाई कर सकते हैं और ये फिर उग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें पानी को खींचने की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है। जैसे यूकोलिप्टस हो गया, वो भी कहीं भी लग जाता है। आप रेतीली जगह में भी देख लेंगे, रेगिस्तान में भी, तो भी आपको इनके पेड़ मिल जाएंगे, बैम्बू के मिल जाएंगे। इसलिए, और हालांकि ये राजस्थान है, यहाँ तो है ही सूखी ज़मीन, तो इसलिए बैम्बू को ही चूज़ किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड NIPUN भारत प्रोग्राम? NIPUN भारत कार्यक्रम किसने शुरू किया है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर इज रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने NIPUN भारत प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया है? NIPUN स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इस इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है, जो कि ये कौन है? हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं। और इन्होंने NIPUN लॉन्च किया है। क्या होता है ये? क्यों इसको लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च करने का ही असल उद्देश्य क्या है? बच्चों का है, बच्चों के लिए इसको लाया गया है। मतलब 3rd क्लास तक का देश का हर एक बच्चा
इतना विकसित हो जाए, इतना उसके अंदर इतना डेवलपमेंट हो जाए कि वो रीड कर सके और उसको रिस्पॉन्ड कर सके और वो समझ के चीज़ों को लिख सके, साथ ही साथ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी वो सॉल्व कर सके, जैसे मल्टीप्लाई, डिवीजन या नंबर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आराम से हर एक बच्चा कौन सी क्लास तक का, 3rd क्लास तक का कर सके। ये किसकी मदद से होगा? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की मदद से, FLN की मदद से होगा। द एम ऑफ द NIPUN प्रोग्राम इज दैट एवरी चाइल्ड इन इंडिया गेट्स फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। ग्रेड 3 मतलब स्टैंडर्ड 3, क्लास 3rd। कब तक? 2026 और 27 तक हर एक बच्चा कौन सी क्लास तक का? 3rd क्लास तक का। FLN के राष्ट्रीय मिशन का मूल उद्देश्य सभी बच्चों को पढ़ाने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने, स्वतंत्र रूप से समझ के साथ लिखने, संख्या समझ, गणितीय सोच, समस्या समाधान और तर्क विकसित करने में सक्षम बनाना है। ठीक है, चलिए इतना आया समझ में? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद हैज़ अपॉइंटेड न्यू गवर्नर्स फॉर हाउ मैनी स्टेट्स? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं? बताइए। चलिए एक हिंट देती हूँ, इसमें से 4 जो राज्यपाल हैं वो पहली बार राज्यपाल बने हैं, उनको पहली बार नियुक्त किया गया है। इनमें से 4 कौन होंगे? द आंसर इज 8 राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। किसके द्वारा? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, और कौन है वो? आइए देखते हैं कौन है। श्री PS श्रीधरम पिल्लई, जो कि पहले मिजोरम के गवर्नर थे, अब वो गोवा के गवर्नर हो चुके हैं। ठीक है। श्री सत्यदेव नारायण आर्य, जो पहले हरियाणा के थे, अब किसके गवर्नर बन गए हैं, किसके राज्यपाल बन गए हैं? त्रिपुरा के बन गए हैं। ठीक। श्री रमेश व्यास या श्री रमेश बैस, गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, अब ये पहले त्रिपुरा के थे, अभी त्रिपुरा के कौन बने हैं? सत्यदेव नारायण। ये पहले त्रिपुरा के थे, अब ये किसके बन गए हैं? कौन? रमेश बैस जी झारखंड के बन गए हैं। ठीक है। श्री थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत पहली बार राज्यपाल बने हैं कौन से स्टेट के? कर्नाटका के। थावरचंद गहलोत को हम कैसे जानते थे? इनके पास क्या था? ये क्या संभालते थे? ये मिनिस्टर थे, ये यूनियन मिनिस्टर थे। किसके? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के यूनियन मिनिस्टर थे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। कौन? थावरचंद गहलोत। और जो कि अब क्या है, ये कर्नाटका के राज्यपाल हैं, कर्नाटका के गवर्नर हैं। ठीक है। श्री बंडारू दत्तात्रेय, गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। श्री बंडारू दत्तात्रेय पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, अब ये किसके गवर्नर हैं? अब ये हरियाणा के गवर्नर हैं। और हरियाणा के गवर्नर पहले कौन थे? श्री सत्यदेव नारायण आर्य, है ना। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि देखिए, जैसे 8 अगर गवर्नर या 8 राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तो इसमें से आपको 16 क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, है ना। कि पहले ये कौन थे जो कि अब इस स्टेट के या इस राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हरि बाबू या हरि बाबू कंभापति अब किसके गवर्नर हैं? मिजोरम के। इन्हें भी पहली बार ही राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ये फर्स्ट टाइम बन रहे हैं। ठीक है। और हमारे मंगू भाई छगन भाई पटेल, जो हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं, वो भी पहली बार ही राज्यपाल बने हैं। श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वो भी पहली बार हिमाचल प्रदेश के बने हैं। और हिमाचल प्रदेश के पहले कौन थे? कौन थे पहले? श्री बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर थे। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। तो ऐसे भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से याद करिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि ये रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ फ्लिपकार्ट टू लॉन्च कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर फॉर द ई-कॉमर्स मेजर्स पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स? ई कॉमर्स कंपनी के पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? कौन सी कंपनी है?
फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ़ोनपे, कौन सी है? राइट आंसर इज फ़ोनपे। फ़ोनपे ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप करके ये फीचर लॉन्च किया है। कौन सा? स्कैन एंड पे। ठीक है, यूजिंग फ़ोनपेज QR कोड सॉल्यूशन, यानी जो हम कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भरते हैं, अगर हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, भले वो उससे करेंगे, फ्लिपकार्ट से करते हैं या अमेज़ॉन से करते हैं, तो अभी फ़िलहाल ये फ्लिपकार्ट के लिए ही है कि जो कैश ऑन डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन रहता है, आपके पास डिलीवरी बॉय आता है, आप उससे पार्सल लेते हैं और देन कैश ऑन डिलीवरी में आप उसको कैश देते हैं। पर अब से कैश ऑन डिलीवरी के टाइम पे आप उसको कैश ना देते हुए UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, एक QR कोड स्कैन करके। ठीक है, दैट सिंपल। अच्छा, इसमें से ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है रिवर्स करके, यहाँ पर फ्लिपकार्ट है, यहाँ पे अब फ़ोनपे कर दिया जाएगा कि बताइए फ़ोनपे का जो कॉन्टेक्टलेस फीचर है स्कैन एंड पे, वो कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके बनाया गया है? तो वो कौन सी कंपनी होगी? वो फ्लिपकार्ट होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाय व्हाट नेम हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएटेड अ न्यू मिनिस्ट्री? केंद्रीय सरकार ने किस नाम से नया मंत्रालय बनाया है? तो बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? किस नाम से मंत्रालय बनाया गया है? द राइट आंसर इज, क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये न्यू मिनिस्ट्री है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में बनाई है, मतलब 2021 में बनाई है। और इसका मेन विजन क्या है? इसका मेन मोटिव क्या है? सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि यानी कोऑपरेशन टू प्रोस्पेरिटी। ठीक है, ये इसका मेन मोटिव है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन क्या है और इसको क्यों सेटअप किया है, क्या ज़रूरत थी इसको सेटअप करने की? तो जो सहकारिता समितियां होती हैं वो अपने लेवल पर काम करती हैं, वो वॉल्यूंटरी यूनाइटेड होती हैं, यानी उनमें रिक्रूट नहीं किया जाता है, इससे लोग जुड़ते हैं, है ना। लोग इसमें वॉल्टियर करते हैं, इसमें सभी जगह से एकदम ये पूरी एक सोसाइटी बनती है, समिति बनती है लोगों के जुड़ने से। और यहाँ पर कोई ओनर नहीं होता है, यहाँ पर सब समान स्तर पर काम करते हैं। लोग जो होते हैं, इससे जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, है ना, सब समान स्तर पर काम करते हैं, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं होता है। ये सामाजिक विकास के लिए काम किया जाता है इसमें। ठीक है, और इसको क्यों बनाया गया, क्यों सेटअप किया गया है? तो जैसे जितनी भी फार्म प्रोड्यूस होते हैं या जितने भी विलेज लेवल पर प्रोडक्शन होते हैं, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारिता समितियों के माध्यम से बढ़ाया जाता है। ठीक है, कोऑपरेटिव्स को लास्ट 75 ईयर्स या पिछले 75 सालों से लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फेल हो जाते हैं, ये सफल ही नहीं हो पाते हैं। अगर ये कोऑपरेटिव्स बेटर काम करें, है ना, अगर ये जैसे गांव में और विलेजेस में अगर ये बेटर काम करें तो जो हमारी फार्मिंग इनकम है वो भी डबल हो जाएगी। ठीक है, हालांकि दलवाई कमीशन ने 2014 में कहा था कि अगर आप अपने कोऑपरेटिव्स को स्ट्रेंथन करते हैं, अगर आप अपने कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देते हैं और उनको बूस्टअप करते हैं, तो आपके जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया है और इसके अंदर इसकी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, अलग से प्रशासन अलग से बनाया गया है और लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क भी किया है। क्यों? स्ट्रेंथन करने के लिए कोऑपरेटिव्स को, है ना, कि वो एक राइट स्टेप ले सके, है ना, किसकी तरफ? डेवलपमेंट की तरफ, सामाजिक विकास की तरफ वो एक राइट स्टेप ले सके। ठीक है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को बनाया गया है और ये मल्टी स्टेट है, मतलब सभी राज्यों में ये लागू की जाएगी। ये तो खैर मिनिस्ट्री है तो खैर सभी उसमें जाएगी, पर हर एक राज्य में इसको और अच्छे से बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड द ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु? ऑनलाइन कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु किसने लॉन्च किया है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? किसने लॉन्च किया है? द आंसर इज गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं किसके? फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड
डेयरिंग के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। कौन है? गिरिराज सिंह। और ये किसके द्वारा सेटअप, ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, ये एप्लीकेशन किसके द्वारा बनाई गई है? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर आती है, जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर में है, ये उनके द्वारा ये एप्लीकेशन बनाई गई है। किसके फंडिंग सपोर्ट से? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के सपोर्ट से, जो कि हैदराबाद में है। तो ये इनके फंडिंग सपोर्ट से, इनके वित्त पोषण के समर्थन से इसको विकसित किया गया है। और इस ऑनलाइन कोर्स एप्लीकेशन में क्या है कि जितने भी एक्वा फार्मिंग के जो कोर्सेज होते हैं, है ना, एक्वा फार्मिंग की किसानों को एक्वा फार्मिंग किस तरीके से करनी चाहिए या उसमें यूज़ हो रही टेक्नोलॉजीज़ को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आने वाली हैं, उनका यूज़ कैसे फार्मर्स प्रॉपर तरीके से कर सके, उन सभी का इसमें कोर्स अवेलेबल है। उन सभी के बारे में इस एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से बताया जाएगा, तो इसलिए इसको सेटअप किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बिकम द 4th टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य बन गया है? बताइए, कौन से राज्य का बना है? इन विच स्टेट? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? द राइट आंसर इज राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में रामगढ़ विषधारी जो बाघ अभ्यारण्य है वो घोषित किया गया है कि अब वो बनेगा, और साथ ही साथ 5 more sites आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्मली डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व, यानी 5 और जो टाइगर रिजर्व हैं, जो बाघ अभ्यारण्य हैं, वो देश में बनाए जाएंगे, जिसमें से 3 को तो मंजूरी मिल चुकी है, अप्रूव्ड हो चुके हैं। बाकी जो 2 हैं वो अभी भी प्रिंसिपल नॉड में हैं, इन प्रिंसिपल नॉड में है, यानी उनको मंजूरी तो दे दी गई है पर उनके लिए अभी तक फंड एलोकेट नहीं किया गया है ना। और उसके आगे का पूरा जो एजेंडा है वो अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, पर हाँ ये तय कर लिया गया है कि ये 2 भी बनेंगी। तो कौन कौन सी हैं वो 3 साइट्स? MM हिल्स इन कर्नाटका, गुरु घसीदा नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़ में गुरु घसीदा पार्क, और राजस्थान में जैसा कि अभी हमने देखा रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य ये बनेगा। और बाकी की जो 2 और बनेंगी वो हैं अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन जीव अभ्यारण्य, और बिहार में कैमूर वन जीव अभ्यारण्य। बिहार में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये 5 हैं जो कि अब बनेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चनरीज के आंसर्स, जो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में पूछे थे, अब ये उनके आंसर्स हैं। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा सा ब्रीफ में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस डोम? पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद कौन सा है, क्या नाम है उसका? तो उसका राइट आंसर है इंद्रजाल। और इसको किसने डेवलप किया है? इसको ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये भारत का पहला स्वदेशी है। क्या है इंद्रजाल ड्रोन और इसका क्या फ़ीचर है, इसका एकदम क्या बेस्ट फीचर है जो जिसकी बहुत ज़रूरत थी हमारे देश को, क्यों इसको लाया गया है? तो जितने भी हमारे एरियल अटैक्स हो रहे हैं, जैसे हाल ही में अभी कश्मीर में ड्रोन अटैक हुआ था, चाइना बॉर्डर में ड्रोन अटैक हो चुके हैं, है ना। तो इन्हीं ड्रोन अटैक से बचने के लिए इस ड्रोन को बनाया गया है। लोहा ही लोहे को काटता है वाला टाइप्स, है ना। तो ड्रोन से बचने के लिए जो एरियल अटैक्स हो रहे हैं, तो ये ड्रोन क्या करेगा? ये ड्रोन एक डोम शेप का पूरा एक सुरक्षा कवच बना लेगा, है ना, डोम शेप का। तो ये अपने आसपास के जो 1000 to 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, ये वहाँ तक का पूरा एरिया कवर करेगा एक डोम शेप में, एक सेमी सर्कल वाला। आप 3D शेप एक इमेजिन कर सकते हैं, ये एकदम वैसा करेगा। ठीक है, और इस जो पूरा जो इसका जो डोम शेप का सुरक्षा कवच होगा, अगर इसके आसपास या इसके अंदर कोई भी एरियल अटैक्स होते हैं तो ये इनको डिटेक्ट तो करेगा ही, साथ में इनसे फाइट भी करेगा, है ना। तो ये एक तरह से एक औजार भी है ना। इसके अंदर ये इंटीग्रेटेड है पूरा सिस्टम, इसके अंदर सारे हथियार भी हैं,
है ना, सारे हथियार हैं इसके अंदर, तो ये उस टाइम पे डिटेक्ट करने के साथ साथ उनसे लड़ेगा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ बायोग्राफी ऑफ नाथुराम गोडसे, नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। जो नाथुराम गोडसे की जो बायोग्राफी है, क्या नाम है, नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। ये पब्लिश की गई है 2022 में, सॉरी पब्लिश की जाएगी, किसके द्वारा, पैन मैकमिलन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा। और इसके राइटर, इसके ऑथर कौन है, धवल कुलकर्णी। ठीक है, इसका राइट आंसर है धवल कुलकर्णी। इन्होंने नाथुराम गोडसे के बारे में पूरा इस बुक में बताया है। अब वो तो बुक पढ़ के ही पता चलेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नाथुराम गोडसे कौन थे, गांधी जी के हत्यारे थे जिनको फांसी भी दी गई, है ना, तो ये उनके बारे में पूरा बताया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु बिकेम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। कौन बने हैं न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, नए उप प्रमुख कौन बने हैं वायुसेना के, तो एयर मार्शल संदीप सिंह। इनको 1 अक्टूबर को नियुक्त किया गया है। इसके पहले कौन थे, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी थे। ठीक है, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर तक था। 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को संदीप सिंह जी को नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये थे हमारे लास्ट लेक्चर के आंसर्स। नाउ अब नेक्स्ट लेक्चर के आपकी 3 क्वेश्चंस ये हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। ठीक है, आपका ये पहला क्वेश्चन है। ठीक, द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। सेकेंड, हु हैज़ बिकम द हाइएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स क्रिकेट अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। और थर्ड है आपका, रिसेंटली ड्रोन्स एंड अदर अनमैन्ड व्हीकल्स हैज़ बीन कम्प्लीटली बैंड इन विच सिटी। ड्रोन्स अटैक और अनमैन्ड व्हीकल्स, बिना मनुष्य या बिना इंसान का जो व्हीकल है या कोई हथियार है जो रिमोट कंट्रोल्ड है, ठीक है, वो उन सभी का अटैक कौन सी सिटी में बैन कर दिया गया है, आई एम सॉरी, तो ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सभी के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इनका डिस्क्रिप्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पर ही ख़त्म करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उन सभी को और इंटरेस्टिंग बना सकूं। और आप लोगों से भी मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे समझ में आए। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होते हैं या आपको कुछ भी पूछना रहा करे तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं, इसका आंसर बिल्कुल हम लोग करेंगे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है, तो ओके, बाय बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।